शुरू करते हैं और बात नहीं करूंगा, कंटेंट देखते हैं, कंटेंट के लिए आए हो, कंटेंट देखते हैं। तो क्या है, हम देख रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस होता क्या है भाई, इलेक्टोरल प्रोसेस होता क्या है, जिसे इलेक्शंस किए जाते हैं। इलेक्शंस करने की एक प्रक्रिया होती है, तो वो कैसी है ये देखेंगे। कौन कराता है, उसमें क्या चीजें होती है, क्या स्टेप्स होती है, क्या मशीनरी यूज होती है, ये देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। क्या इंट्रो है भाई, बिल्कुल इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, डेमोक्रेसी है भारत, भारत डेमोक्रेसी है। तो क्या डेमोक्रेसी का मतलब क्या, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। मुझ पे रूल कौन करेगा, वो कौन देखेगा, वो हम देखेंगे भाई। हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा प्रतिनिधि चूज करेंगे। तो भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल है। डेमोक्रेसी का मतलब ही वो है कि इलेक्शंस उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है। बिल्कुल भाई, मेरा प्रतिनिधि और उस प्रतिनिधि दोनों भी सही होना चाहिए, प्रतिनिधि भी सही होना चाहिए, उसको चूज करने का प्रोसेस भी सही होना चाहिए। प्रोसेस गलत हुआ तो प्रतिनिधि गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड थ्रू क्या, इलेक्शंस। इलेक्शंस क्या लाते हैं, बदलाव लाते हैं भाई, चेंज, पावर लाते हैं, चेंज। किसमें बदलाव लाते हैं, पावर में बदलाव। किसके थ्रू, पीसफुल मींस। इसके पहले पावर में बदलाव आते थे। एक राजा होता था, राजा को दूसरा राजा मारता था, हराता था, जंग करता था, युद्ध करता था उसके साथ और उसको मार के पावर लेता था। चेंज ऑफ पावर हुआ पर वायलेंस के साथ। या हो रहा है चेंज ऑफ पावर पर कैसा, पीसफुल मेथड्स के साथ। ठीक है, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई, सबको मौका मिलना चाहिए। कौन बेटर करता पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो इलेक्टोरल प्रोसेस शुड आल्सो बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल। भाई बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसे वाले कर पा रहे। फेयर होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि अन्याय हो रहा है एक ग्रुप के साथ। फ्री एंड फेयर होना चाहिए भाई, फ्री एंड फेयर हो तभी पता चलेगा किसमें कितना है दम। ठीक है, और रिलायबल होना चाहिए भाई, बिल्कुल आज चला है आगे भी चलता रहे, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, ऐसा नहीं कि एक बार करके। ठीक है, तो ये इंश्योर करने के लिए हमारे संविधान ने इसका पहला चैप्टर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा डिटेल्ड है, बट वो समझ में आए तो बाकी के चैप्टर समझ में आ जाएंगे, जाके देख लेना मेरा वन शॉट। ठीक है, तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड प्रोविजन, क्या प्रावधान बनाया उन्होंने कि भाई एक इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्यों भाई, किसी के अंदर रहेगा, किसी के अंडर रहेगा तो क्या करेगा, उसकी चापलूसी करेगा। समझ रहा है, तो किसी के अंडर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और नाम है हमारा इलेक्शन कमीशन, जो करेगा सारे इलेक्शन का काम, पूरा A to Z। इलेक्शन में जो भी आएगा इलेक्शन कमीशन देखेगा। खत्म बात, चलो आगे जाते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एंड स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, दो है भाई। भारत का ECI एंड SCI, SEI, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सॉरी, ECI और SEC। ठीक है, ECI क्या करता है, इलेक्शंस। कौन से इलेक्शंस करता है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है भाई, रुक जाओ, ओके। ECI करता है क्या, MP आमदार आणि खासदार। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है क्या, लोकल, ग्राम पंचायत, नगर पालिका। ठीक है, महानगर पालिका। ठीक है, इन चीजों के इलेक्शंस कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इंडिया का करने वाला, स्टेट का करने वाला। इंडिया का ये है भाई, स्टेट, महाराष्ट्र के और भारत के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। मेरा इधर का जो नगर पालिका है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का, जिले का जो महानगर पालिका है, जो पुणे महानगर पालिका आहे, मुंबई महानगर पालिका आहे, त्याचे इलेक्शन ग्रामपंचायत माझ्या गावाचे, जिथं माझं शेत आहे, कोण करणार, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो हमने ये एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फ्रॉम डिक्लेयरिंग डेट्स, डेट्स का डिक्लेरेशन, जैसे तुम्हारे एग्जाम का डिक्लेरेशन हुआ है, टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ किसके अंडर है, किसके डायरेक्शन और कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन डायरेक्टर है, उसके हिसाब से मूवी बनेगी भाई। कौन सी मूवी, इलेक्शन की मूवी। ठीक है, तो इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इनसेपरेबल है भाई, सेपरेबल नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में नाम ही है लोगों के पास पावर। लोग कैसे करेंगे, 150 करोड़ साथ में रूल कर सकते हैं क्या, 150 करोड़ लोग नहीं भाई। 150 करोड़ लोग भाई, 50 लोग हो एक फैमिली, एक डिसीजन नहीं ले सकते जल्दी से। 150 करोड़ कैसे डिसीजन ले लेंगे, तो 150 करोड़ ने बोला है हम
हमारा एक प्रतिनिधि चूज करेंगे और वो प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा। तो डेमोक्रेसी में भाई इनसेपरेबल है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इंडिया में इलेक्शन कमीशन आया है, देखो ये सेंट्रल है, सबसे मध्य में कौन है, इलेक्शन के आजू बाजू ये करना है वो करना है, कौन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन। तो ये आया है आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हमने एस्टेब्लिश किया एज एन ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस मतलब क्या, इंडिपेंडेंट भाई, सब उसके पास है, उसका खर्चा वो कर रहा था, उसको कोई किसी के अंडर नहीं है, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद अपने आप खुद इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, एक इलेक्शन कमीशन होता है और उसको सपोर्ट करने के लिए दो अदर कमिश्नर्स होते हैं, एक चीफ, उसको सपोर्ट करने के लिए दो असिस्टेंट कमिश्नर्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, डन। चलो मूव करते हैं। प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है भाई इनको, बिल्कुल भाई, भारत की सबसे बड़ी बड़ी पोजीशंस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर वो करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो करता है, हाई कोर्ट के जजेस को वो करता है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड, भाई कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन। भाई ये जरूरी है, उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी नहीं। तो कोई मिनिस्टर आएगा बोलेगा अरे तूने मेरे साथ ये किया था, मैं तुझे निकाल दे रहा हूं, अरे मेरे इस रिलेटिव को तूने डिस्क्वालीफाई किया इलेक्शन में, मैं निकाल दे रहा हूं तुझे। तो भाई इनको ना नहीं रिमूव कर सकते इजीली, इनको रिमूव करने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। रिमूव की जा सकते बट इजीली नहीं, बहुत मतलब नहीं, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेसेसरी है भाई कि प्रिजर्व करें हम बचाए भारत, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंस रहेगा भाई, अंपायर इंडिपेंडेंट रहेगा, अंपायर पार्शियलिटी नहीं करेगा, अंपायर चीटिंग नहीं करेगा, अंपायर इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर नहीं है। तो क्या होगा, वो जो रिजल्ट देगा उस मैच का वो जो है वही देगा, किसी के साथ अनफेयर नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, तो देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। भाई बिल्कुल, अगर पैसा बहुत जरूरी है, किसी से पैसा लेकर तुम उसका काम कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को कोई मिनिस्टर या कोई मंत्रालय पैसा नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन को पैसा उसके प्रावधान हमने बना के रखे कॉन्स्टिट्यूशन में। इलेक्शन कमीशन को पैसा देगा द पीपल ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और उनका वो पैसा कम नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन वालों की सैलरी कम नहीं कर सकते, उनको प्रोटेक्ट किया है। अगर सैलरी अच्छी रहेगी, सब अच्छा रहेगा, तो करप्शन करने का, किसी का कुछ सुनने का, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ, ये इनका एक प्रॉब्लम है, सेपरेट स्टाफ नहीं है। इनका स्टाफ कौन है, इनका स्टाफ है, इनको अगर इलेक्शंस आते तो ये कौन सा स्टाफ लेते, ये बाकी का जो गवर्नमेंट स्टाफ है वो लेते। तो बाकी के गवर्नमेंट स्टाफ, टीचर्स वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह, वो बनते हैं कुछ टाइम के लिए, इलेक्शन के प्रोसेस के लिए, इलेक्शन होने तक के लिए उस इलेक्शन कमीशन के स्टाफ। देखो महाराष्ट्र में रोज रोज इलेक्शन है क्या, रोज रोज इलेक्शन हो तो उनको लगेगा हाँ भाई खुद का स्टाफ होना चाहिए। भाई 5 साल में एक बार है, तो भाई 5 साल में एक बार के लिए पूरी 10,000 लोगों की टीम का ही को चाहिए उस ऑफिस में, 10,000 लोग क्यों चाहिए काम करने इलेक्शन कमीशन में, नहीं, हमें कुछ लिमिटेड ही चाहिए जो थोड़ा सा प्रोसेस देखेंगे, और इलेक्शन करने का टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, बाकी के गवर्नमेंट ऑफिस से हम वो लोगों को ले लेंगे टेम्पररी, ठीक है। तो देखो, तो ये कराते हैं इलेक्शन, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, वेरी नाइस, जा रहे, फास्ट जा रहे, क्रेजी जा रही, यही करना है भाई, कम टाइम में दिमाग में चीज आनी चाहिए। जितना रिवीजन में टाइम लगा रहे हो, रिवीजन करना है, रिवीजन करके प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके प्रीलिम्स देने हैं, प्रीलिम्स कर कर मुश्किल जो वीक पॉइंट्स है उसके डाउट्स क्लियर करने हैं। इतना टाइम कहां है भाई, जल्दी जल्दी करो, मैं बताऊंगा मुझे और जल्दी, मुझे ऐसे ही स्पीड, फास्ट, क्रेजी, इमीडिएट एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स चाहिए। मुझे कमेंट करना भाई, ये वीडियो फोड़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, मैं आया हूं, ये चैनल हमारा, हमने शुरू किया है अभी, क्यों, मुझे पता है परेशानी हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों की, महाराष्ट्र बोर्ड रहने दो, सीबीएसई रहने दो, बताओ भाई क्या चाहिए, यू टेल अस, यू नेम अस, हम ला रहे। चलो आगे जाते हैं, क्या है रिप्रेजेंटेशन, भाई मॉडर्न डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या भाई, कोई हमारा प्रतिनिधि है, हम नहीं जा रहे वहां पे डिसीजन लेने, हमारे बदले कोई और जा रहा है। तो देखो, डेमोक्रेसी में पूरा पॉपुलेशन को डिसीजन मेकिंग में नहीं ला सकते, बोला मैं 150 करोड़ लाके डिसीजन कहां करे, 150 करोड़ लोग बैठेंगे कहां भाई, और 150 करोड़ लोगों को कुछ आइडिया भी है क्या भाई, बाकी की भी लाइफ है, जॉब करना है, घूमने जाना है, दोस्तों के साथ टाइम करना है, ये भी करते रहे तो ऐसा एक इंसान जिसको एक आइडिया है वो जाके करे तो वो बेटर है ना, ठीक है। इससे रिजल्ट हो रहा है स्टार्टिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इलेक्टिंग समवन, सम पीपल ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पॉपुलेशन।
हम पूरे भारत के लोगों के लिए कुछ चंद लोग चूज कर रहे हैं जो इन सबके लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो बनाएंगे सरकार, जो चलाएंगे सरकार। ये रिप्रेजेंटेशन हु फॉर्म the representatives who form the government are expected to be responsible to the people and give preference to welfare of the people। क्या है काम भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ है? उनकी, लोगों की तरफ। क्या करना है? लोगों का भला करना है, सोसाइटी का भला करना है, वेलफेयर करना है भाई, ठीक है। क्या कहीं को आए ये वेलफेयर करने? तो हमारे ये थे सबसे पहले सुकुमार सेन, द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1921 में सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए थे ब्रिटिश रूल के अंडर। सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस ऑफिसर है भाई। 1921 में, आज से 100 साल पहले आईएएस ऑफिसर बने होंगे। कितने कितने तेज होंगे सोचो, तब तो इतनी पढ़ाई थी भी नहीं भाई उस टाइम पे, पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बनना, वो भी ब्रिटिश रूल का, ठीक है। ठीक है, चलो ये यूपीएससी वगैरह ब्रिटिशर्स ने लाई है, ठीक है। चलो अच्छी चीज है भाई, उसको हम और स्ट्रॉन्ग किए। ही वाज गिवन द चार्ज, क्या चार्ज दिया उनको? इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950, 1950 में इलेक्शन कमीशन बना। उनको बोला आप बनोगे इलेक्शन कमिश्नर, आप कराओगे भारत के इलेक्शन, आप कराओगे भारत के पहले इलेक्शन। बने हमारे सुकुमार सेन। मिस्टर सेन एफिशिएंटली हैंडल, भाई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल की है। और एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन में, कोई भी चीज पहले करने में मुश्किल आती है ना, उन्होंने बहुत, वो सारी मुश्किलें बहुत अच्छे से सॉल्व की, सारी मुश्किलों को उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने हर एक चीज को बहुत ही सूझबूझ से हैंडल किया भाई। ये चीज होती है, ये कैपेबिलिटी होती है लीडर की। कोई भी परिस्थिति आए डगमगाओ नहीं, कोई भी परिस्थिति आए हिलो नहीं, ठीक है। चलो भाई, आज मैं एनर्जी में हूं, मुझे पता है कम टाइम में मेरे बच्चों को देना है मुझे ऐसा रिवीजन कि वो भूलेंगे नहीं भाई। अभी आते हैं, देखो इलेक्शन कमीशन को समझ लिया, क्या करता है समझ लिया, उसका एस्टैब्लिशमेंट समझ लिया, इलेक्शन कमिश्नर भी समझ लिया। अब देखते हैं फंक्शंस क्या है भाई। फोन लेते हो, मोबाइल लेते हो, देखते हो ना फंक्शंस, अरे इसमें ये है, इसमें ये है, इतना जीबी, इतना मेगापिक्सल कैमरा है, ऐसा फोटो शूट करता है, इतना स्पीडी फास्ट प्रोसेसर है, ये गेम चलता है, इतना फ्रेम रेट पे चलता है भाई। तो इधर के भी फीचर्स देखने चाहिए। क्या है फंक्शंस, क्या है फीचर्स? तो क्या करता है पहला फीचर भाई, सबसे पहला काम वोटर की लिस्ट। जो इलेक्शन कराने तो पहली चीज कौन है? दो लोग होते हैं, एक तो तीन होता है, एक होते लोग, एक होता है इलेक्शन का प्रोसेस, तीसरे होते हैं कंटेस्टेंट, राइट। तो क्या होता है? लोग, इलेक्शन, कंटेस्टेंट। तो ये तीन चीजें हैं। तो इनमें कैसे काम करता है देखेंगे। तो पहले तो लोग, वोटर, कौन वोट करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो हमारे इंडियन सिटीजन को संविधान ने दिया है कि जो भी 18 साल के ऊपर है उसके पास है मतदान करने का, वोट करने का अधिकार, मत अधिकार, ठीक है। तो ये टू एक्सरसाइज दिस कंट्रोल राइट, ये भाई राइट ऐसे नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिटीजन का नाम रजिस्टर होना चाहिए। कहां रजिस्टर करना पड़ेगा? वोटर लिस्ट में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नाम आए कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन जाता है, इलेक्शन कमीशन में तुम रजिस्ट्री करते हो, एक फॉर्म भरते हो, सर मेरा 18 साल पूरा हो गया, मेरे को दे दो। क्या दे दो? मेरे को दे दो राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट दे दो। मुझे भी वोट करना है, मुझे भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है, सर इलेक्ट करना है, ठीक है। तो लिस्ट बनाता है ये एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट बनती है। और ये लिस्ट एक बार बन गई तो सो नहीं जाने का भाई, हर साल अपडेट होनी पड़ेगी ना, अपडेट करता रहता है, ठीक है। और नए वोटर्स के नाम डालते रहता है, और जो नहीं रहे हमारे साथ, हमारे प्यारे लोग जो चले गए हमें छोड़कर ऊपर भगवान के पास, उनके नाम हटा देता है, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन के पास है, और वो देता है हमें एपिक कार्ड्स। क्या है? वोटर्स आईडी कार्ड, ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ओके, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, ठीक है, इपिक कार्ड्स बोलते हैं हम उसको, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC। तो हमारा वोटर सद्दा कार्ड, ठीक है, मतदान कार्ड, ठीक है। आपने अपने घर पे देखा होगा ये। चलो, तो पहले वोटर लिस्ट बन गई भाई, फिर क्या करता है? अभी प्रोसेस, इलेक्शन कराना है तो टाइम टेबल और प्रोग्राम। भाई पूरा प्रोसेस कैसा होगा, कब इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे, किस सेक्शन में होंगे, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे, ठीक है। ज्यादा मशीनरी नहीं है, तो 2 फेजेस में होंगे। पहला एक फेज में इतने, सेकंड फेज में इतने, सही है। तो क्या है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। वो डिसाइड करता है कब, और वो डिसाइड करता है स्टेजेस, हर स्टेट में क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की।
किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसाइड करेगा कब टू कब, व्हेन टू कंडक्ट एंड कितने स्टेजेस में कंडक्ट। डन, चलो हो गया भाई, 2 पॉइंट पे, 2 फंक्शंस इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, समझ लेना। स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट, स्क्रूटिनी मतलब क्या भाई, पूरी जांच पड़ताल करना, पूरा देखना क्या कैंडिडेट का नाम है, उसने सही से भरा है या नहीं, उसने जो इंफॉर्मेशन डाली वो गलत तो नहीं है, उसके आगे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो उसका इनकम कितना है, सब देखो। इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर होने के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में खड़ा करती है, बराबर है। पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती है, पार्टी टिकट बोलते हैं उसको, और वो पार्टी टिकट के ऊपर एक कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस एरिया से खड़ा रहता है इलेक्शंस में। जिसके पास पार्टी टिकट नहीं है वो भी खड़ा रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलते हैं। पार्टी कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उम्मीदवार, तो उम्मीदवार खड़े रहता है। तो कुछ कैंडिडेट्स ना इंडिपेंडेंटली, देखो विदाउट द सपोर्ट ऑफ पार्टी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स दोनों भी, कुछ चेंजेस नहीं है भाई, किसी को कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। दोनों को, पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सबको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें होती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन उनकी खुद की इंफॉर्मेशन, क्या पूरा इसकी नहीं भाई कि क्या नहीं, इंफॉर्मेशन की खुद की, कि तुम्हारा नाम क्या है, कब तक पढ़े हो, तुम्हारा प्रॉपर्टी कितना है, तुम्हारा अगर कुछ केसेस तो नहीं है, तुम लास्ट इलेक्शन लड़े हो क्या नहीं, क्या सब कुछ तुम्हारा पूरा बायोडेटा उधर भरना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उसको उसकी जांच पड़ताल करता है, और अगर उसमें सब सही रहा तो कैंडिडेट एलिजिबल है, अगर नहीं रहा तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दो, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन, ठीक है, नॉमिनेशन करने, ठीक है। तुमने सुना होगा नॉमिनेशन फॉर्म भरला बाबा, मी नगर पालिकेचा मी नॉमिनेशन फॉर्म भरला, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ था, पहला वोटर लिस्ट, दूसरा टाइम टेबल एंड कैसे करना है इलेक्शन, तीसरा क्या, वोटर्स को, कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करा के लेना, उनसे फॉर्म फिल करवा के लेना है, देखो ये स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। और चौथा है गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। भारत में क्या होता है भाई, देखो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक ही नहीं है, चाइना में एक ही पार्टी है, उसका ही कंटेस्टेंट खड़ा रहता है, एक ही कंटेस्टेंट को वोट मिलते हैं और एक ही बोलता है मैं जीत गया, अकेले में खेल रहा है वो, ठीक है। बट हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टीज है, बहुत पार्टीज है भाई, न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म, बनती रहती है पार्टीज, ग्रुप में लोग आते हैं, एक विचारधारा लेके चलते हैं और बोलते हैं हमें देश को चेंज करना है, हमें इलेक्शंस लड़ने हैं, अधिकार है उनका। तो कभी कभी इस पार्टीज में बंटवारा भी आता है, महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट एग्जांपल, हमारे यहाँ पे भी पार्टीज में बंटवारे आए हैं, देखा है हमने, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, जाएंगे भी नहीं हम उसमें। और न्यू पार्टीज का फॉर्मेशन, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, किससे, इलेक्शन कमीशन से भाई। जैसे वोटर रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कैंडिडेट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो कैंडिडेट जिस पार्टी से आ रहा है उसको भी रिकॉग्निशन चाहिए, उसको भी ठप्पा चाहिए, किसका, इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन अलॉट करता है क्या भाई, सिंबल्स है ना, हमारे इधर पॉलिटिकल पार्टी है, सिंबल्स है, हाथ है, पंजा है, कमल है, ठीक है, धनुष्य बाण है, घड़ी है, ठीक है, घड़ी देख रहा हूं, टाइम जा रहा है, कितना हुआ, वेरी नाइस जा रहा है भाई, वेरी नाइस। चलो 20 मिनट हो गए, कंसेप्ट समझ में आ गई है तो भाई एक बार कमेंट में बता देना मुझे कैसे जा रहे हैं सर, एनर्जी कैसी है, चीजें समझ में आ रही है नहीं। चलो तो भाई हो गया, क्या किया, रिकॉग्निशन मिलता है, कैसे, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, नई पार्टीज बनती है, पुरानी चेंज होती है, टूटती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरत है कि उनको रिकॉग्निशन मिले, किसका, इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को और हक भी है कि किसी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करे, रिकॉग्नाइज डी रिकॉग्नाइज दोनों भी वही करेंगे भाई, एक हक दे रहा है तो वो हक वो ले भी सकता है। फिर क्या, सिंबल सेलेक्ट करना, चिन्ह, ठीक है, इलेक्शन चिन्ह, ठीक है, पार्टी के, ठीक है। चलो फिर फिफ्थ क्या है, रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन। इलेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लेम हो, कुछ भी हो, कोणाची भी काही पण तक्रार असेल कोणती इलेक्शनची, ती कोण सॉल्व करणार, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स, कोई भी डिस्प्यूट्स जो अराइज होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन टाइम के कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, इलेक्शन प्रोसेस को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, तो जो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज हो, उसके जो भी प्रॉब्लेम होगी, ज्या पण तक्रारी असतील, कोण सॉल्व करणार, आपलं इलेक्शन कमिशन करणार, ठीक है। तो देखो
टू डिक्लेअर एनी कॅन्डिडेट डिस्क्वालिफाईड. कॅन्डिडेटला डिस्क्वालिफाय करायचं या रिइलेक्शन करायचं. कधी कधी मतमोजणी चुकीची होती, काही कुणी आक्षेप घेतं, कधी कधी कॅन्डिडेट काहीतरी पैसे वगैरे हे ते काहीतरी म्हणजे वाईट गोष्ट करून डिस्क्वालिफाइड होतो. ठीक है, तर भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इलेक्शन कमीशन की. तो ये थे हमारे 5 फंक्शन. 5 फंक्शन को लिख लो एक पेज में, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे लिख लो. मैंने अंडरलाइन भी किया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है कीवर्ड से उससे समझ में आ जाएगा. क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, नई पार्टीज बनती है. पुराने में स्प्लिट आता है, उसमें पार्टीज बनती है. पार्टीज को रिक्वायर्ड है क्या? रिकॉग्निशन. इलेक्शन कमीशन आल्सो क्या कर सकता है? डी रिकॉग्नाइज कर सकता है पार्टी को. ठीक है, और क्या देता है? इलेक्शन सिंबल्स. डन, ये बन गया तुम्हारा पॉइंट. समझ में आ रहा है? पॉइंट्स में कीवर्ड्स में लिखो भाई. मैं कैसे लिखूंगा? सिंपल, मल्टी पार्टी सिस्टम. अब ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइम नहीं है, बट तुम लिखना पूरा मल्टी पार्टी सिस्टम. न्यू पार्टीज आर फॉर्म, ओल्ड आर स्प्लिट, और उसमें से भी न्यू पार्टीज आर फॉर्म. समझ में आया? फिर क्या है? रिकॉग्निशन, और क्या है? डी रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टीज का. एंड एंड में है लास्ट में तुम्हारा सिंबल्स. इस कीवर्ड के साथ तुम्हारे बन गए नोट. ये पढ़ते हुए, मेरा कोई भी लेक्चर पढ़ते हुए, जब भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कुछ कीवर्ड्स को, उसको यूज करके बनाओ तुम्हारे नोट्स. ये अगर पहले कर रहे थे और भी बेटर रहता था, बट अभी भी लेट नहीं है. फास्ट लेक्चर जा रहे. ठीक है, बहुत जा रहे, 22 मिनट्स नहीं है, हम बहुत स्पीडी जा रहे. चलो, तो चलो, हमारी ये है श्याम शरण नेगी. ये है हमारे हिमाचल प्रदेश के और भारत के फर्स्ट वोटर है भाई. इन्होंने अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज भाई 25 अक्टूबर 1951 लोकसभा इलेक्शन, भारत के सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन 1951. भारत ने संविधान स्वीकार किया 26 जनवरी 1950. तुरंत इलेक्शंस कराया हमने. ठीक है, एक साल में भाई, इतने बड़े देश में. तो ये है बेचारे, नमन है इनको. इन्होंने भारत का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अधिकार है वो किया. भाई ये अधिकार बहुत जरूरी है वोटिंग का. पहले नहीं मिलता था, राजे महाराजे नहीं पूछते थे तुम्हें. जब कोई तुम्हें पूछ रहा है और तुम उसे उस पावरफुल पोजीशन पे बिठा सकते हो, तो ये सोचना कि तुम्हारे हाथ में कितनी पावर है. तुम अगर भारत का सबसे पावरफुल इंसान बना सकते हो तो सोचना तुम्हारे हाथ में कितनी पावर है. ये याद रखना. चलो, वोटिंग हमारी ड्यूटी है एज वेल एज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्कुल है भाई, उसको छुट्टी समझ के नहीं करना है, वो अधिकार है भाई, ये लेना है, मैं नहीं छोड़ूंगा. कोई भी अगर गवर्नमेंट बनी है ना बनी है, उसमें मेरा पार्ट है. आई एम वन ऑफ दिस पीपल जिसने जो रिस्पॉन्सिबल है इस गवर्नमेंट के लिए. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वो ड्यूटी लेनी है. ठीक है, चलो प्रोसेस देखते हैं भाई. क्या होता है? पहले बनते हैं मतदार संघ, म्हणजे तालुके, जिल्हे जे असतात ते आहेत मतदारसंघ. इलेक्शन कमीशन काय करतं? पहिले बनवतो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गए, मतदार संघ बन गए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, फिर क्या आगे? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गए, प्लेग्राउंड सेट हो गया भाई, प्लेग्राउंड आ गया. अब आ जाएंगे द पीपल जो इस पूरा प्रोसेस को वोट करेंगे, तो बनेंगे हमारे वोटर्स लिस्ट. कौन से लोग हैं? इलेक्शन करना है, कहां करना है? अच्छा, इस जिले का इलेक्शन है, ये है या इस जिले की कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यून्सी बीड आहे, आमची कॉन्स्टिट्यूशन, आमचा मतदारसंघ बीड मधले जेवढे लोक आहेत जे 18 वर्षाच्या वरती आहेत ते सहभागी असतील त्या वोटर लिस्ट मध्ये. काही नवीन ऍडिशन झाले असतील, कारण की काही जण 18 वर्षाचे झाले असतील त्या वर्षी, त्याच्या मागच्या वर्षी इलेक्शनच्या नंतर. ठीक आहे, तर मागच्या इलेक्शनच्या नंतर, ठीक आहे, त्याची अपडेट व्हायला पाहिजे ना. ठीक है, तो वोटर लिस्ट बन गई, तो कौन वोट करेगा वो भी डिसाइडेड है. बट अब आएंगे प्लेयर्स. कौन कैंडिडेट का नॉमिनेशन और उसका जांच पड़ताल कि कैंडिडेट है या नहीं. ये हो गया, कैंडिडेट हो गए हमारे एरिया से. ये ABCD, राम श्याम घनश्याम, ये इलेक्शन में खड़े रह रहे. वोटिंग करने के लिए वोटर्स भी तैयार है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बन गई है. अब क्या होगा? ये लोग करेंगे कैंपेन. ठीक है, कैंपेन क्या करेंगे? इलेक्शन का पूरा प्रचार. इलेक्शन का प्रचार मतलब क्या? इलेक्शन का कैंपेन करेंगे, लोगों को बताएंगे क्यों उनको वोट करें, उनके पास क्या है हमें देने के लिए, वो क्या करना चाहते हैं, उनका ग्रोथ विजन क्या है. ठीक है, बोल दिया. इलेक्शन का डेट आता है, हम करते हैं लोग सारे
हम लोग करते राम श्याम घनश्याम को, उनमें से किसी को वोट। ठीक है, फिर होती है वोटिंग के बाद काउंटिंग। तुमने एग्जाम देने के बाद क्या होगा, पेपर चेक होगा। ठीक है, फिर आता है रिजल्ट। रिजल्ट के दिन सबको बहुत डर लगता है, ये सारे कंटेस्टेंट होते हैं, सॉरी कैंडिडेट्स होते हैं ना, बहुत डर जाते हैं। ठीक है, रातों की नींद खराब हो जाती है उनकी। ठीक है, बहुत बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद क्या आता है, अगर किसी को कुछ काही काही प्रॉब्लेम असेल, कुछ आक्षेप लेना है, काही आक्षेप घ्यायचा असेल, तर वो डिस्प्यूट रेज कर सकता है की सर मुझे इस इलेक्शन से, मुझे इस रिझल्ट से प्रॉब्लेम है, माझी तक्रार आहे, तुम्ही याच्यावरती कारवाई करा। कळालं? सिंपल। ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्लेग्राउंड, पीपल, कैंडिडेट और उनका स्क्रूटिनी, वो कैंडिडेट लोगों को बोलते क्यों वोट करना, कैंपेन, वोटिंग, लोग वोट करते हैं, काउंटिंग ऑफ वोट्स, इलेक्शन कमीशन काउंट करता है, फिर है डिक्लेरेशन ऑफ वोट, जहां पे इनकी नींद ये हो जाती है, और फिर है कुछ प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स हो गए, कई तकरारी असतात तर। ठीक है, ये है हमारा इलेक्शन का प्रोसेस। चलो मूव करें आगे। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसीज। कॉन्स्टिट्युएंसीज म्हणलं मी मतदारसंघ आहेत, भारतात किती आहेत, लोकसभामध्ये आहेत 543, 543। हे जे आहेत काय, जे छोटे हे कॉन्स्टिट्युएंसीज आहे, तुमच्या बुक मध्ये असेल। ठीक आहे, हे सगळे कॉन्स्टिट्युएंसीज आहेत। आता काही मोठे आहेत बघा, काही मोठे आहेत, ही एवढी आहे कॉन्स्टिट्युएंसी। ठीक आहे, बीड आहे आमचं। ठीक आहे, ही एवढी मोठी आहे, आणि ही बघा इथं एवढीच छोटीच आहे, हे बघा इथं एवढी छोटीच आहे, इथं एवढी आहे, इथं तरी एवढीशीच आहे। आता छोटी मोटी एरिया वाइज, तो एरिया वाइज नहीं है ये भाई, ये है पॉपुलेशन वाइज। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, भारत के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का पॉपुलेशन सेम है। जितना जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब वो, क्योंकि भाई एरिया को पावर नहीं है डेमोक्रेसी में, लोगों को, तो लोगों को पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी बनने का जो क्राइटेरिया भी होगा वो क्या होगा, लोग होगा। जितने ज्यादा लोग उस एरिया में उतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज। भारत की सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमें मिलती है यूपी में। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा लोक संख्या वाली स्टेट है यूपी। 2 नंबरला आहे आपलं महाराष्ट्र। ठीक है, चला, तो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है 5। हाउ मेंबर्स के, हाउ आर दीज मेंबर्स इलेक्टेड, तो हर एक मेंबर जो है इसका, ये रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी को, एक मतदार संघ को। तो 543 में मेरे बीड का भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बीड को। ठीक है, तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की। तो क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज, बनाना, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाना, मतदार संघ बनाना किसका काम है, डिलिमिटेशन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में एक छोटा ग्रुप बनाया है कि वो देखेगा भाई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाओ, किसका पॉपुलेशन कितना है, किसमें क्या बदलाव लाने हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोटा करना है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़ा करना है, तुम डिसाइड करो कौन से गांव को कौन से मतदार संघ में डालना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक गांव ज्योग्राफिकली कोई और तालुके में, पर वोटिंग कर रहा है दूसरे तालुके के कैंडिडेट को, क्योंकि वो उसका मतदार संघ है। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन डज नॉट सकम, किसी के प्रेशर में नहीं आता भाई वो। ठीक है, जब स्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग करता है वो किसी की नहीं सुनता, वो खुद का करता है। ठीक है, अब है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए। क्या है देखते हैं भाई, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। भाई ठीक से रहना है, इलेक्शंस अच्छे से करने हैं, गलत काम नहीं करना है सर, पैसों का इस्तेमाल नहीं करना है सर, किसी को धमकाना नहीं है, डराना नहीं है सर, आपको रिलीजन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ये इलेक्शन पूरा का पूरा आपके खुद के बलबूते पे लड़ना है। आपने लोगों को क्या दोगे, आप लोगों का कैसे भला करोगे, उस पे करना है। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ मेजर्स, देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज वन ऑफ द मेजर जिससे इंश्योर होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। तो क्या कर रहा है, देखो लास्ट फ्यू डिकेड्स में इलेक्शन कमीशन हैज यूज्ड इट्स पावर्स टू कंट्रोल माल प्रैक्टिसेस। भाई बहुत सारे होते हैं इलेक्शन में धांधलेबाजी, वो धांधलेबाजी रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी चीजें की है। तो उसमें से एक है हमारा द कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या बोलता है, रूल्स है ये कि भाई कैसे फॉलो करेगी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स। इलेक्शन के पहले तुम्हें कौन से इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के टाइम पे, रिजल्ट डिक्लेअर होने के बाद वो ये खत्म हो जाता है। इलेक्शन होने के पहले कब, म्हणजे ज्यावेळेस प्रचार चालू आहे इलेक्शनच्या दिवशी आणि खतम, ह्या 2 टाइमला कसं
गव्हर्नमेंटनी वागायचंय, काय फॉलो करायचंय, पॉलिटिकल पार्टीजनी काय फॉलो करायचंय आणि वोटर्सनी काय फॉलो करायचंय, हे दिलंय आपल्याला ह्या मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट मध्ये. जसं तुम्ही इलेक्शनच्या दिवशी तुमचं सगळे सिम्बॉल्स जे असतात ना, चिन्ह, पार्टीचे चिन्ह, ते सगळे झाकून दिलेले असतात, काढलेले असतात, ते अलाउड नसतात त्यावेळेस. कारण की तुम्ही त्यावेळेस येऊन लोकांना डिस्टर्ब करू शकत नाही. लोकांनी डिसिजन केले, तुम्हाला टाइम दिला कॅम्पेन मध्ये किती प्रचार करायचा, इलेक्शन दिवशी येऊन तुम्ही नाही करायचं. ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है. तो गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल्स. रूल्स है कि तुम गवर्नमेंट की मशीनरी यूज नहीं कर सकते, तुम रिलीजियस सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, रिलीजियस जगह यूज नहीं कर सकते अपने प्रचार के लिए, सभा के लिए. फिर तुम क्या, तुम पैसों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकते, तुम डरा नहीं सकते, तुम धमका नहीं सकते, तुम किसी को क्या ब्राइब नहीं कर सकते. तो जो भी है ये आता है हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में. बट ड्यू टू स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट. भाई ये होता है जब रूल्स होते हैं, या रूल्स वो है सब पे काबू है. सबसे इंपॉर्टेंट देखो रूल्स किसके लिए होते हैं. रूल्स होते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है उसको काबू करने के लिए. तो जिसके पास कम पावर है उसको क्या होता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है, जैसे कॉमन लोगों को. ठीक है, चलो आगे जाए. चलो अब आते हैं चैलेंजेस. भाई कुछ प्रॉब्लम्स भी है, चैलेंजेस है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना इतना आसान नहीं है, कुछ मुश्किलें हैं. और वो मुश्किलें क्या है, देखो इलेक्शन कमीशन वर्क करता है अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के दायरे में काम करता है जब इन चैलेंजेस को फेस करता है. तो क्या चैलेंज, पहला चैलेंज है मिसयूज ऑफ मनी. भाई बहुत मिसयूज ऑफ मनी होता है, इतना पैसे का इस्तेमाल होता है, तुम जानते हो, मैं जानता हूं, सब जानते हैं. हम जानते हैं कि ये पैसा का यूज करके इलेक्शन में कितना लोग ये करते हैं, वोट खरीदी करते, धमकाते, ऑफिसर्स को ब्राइब करते, ठीक है, लाश दिली जाती है. ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन बहुत सारे मेजर्स लिया है इसको बचने के लिए. तो तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा चेकिंग होती है, गाड़ियों में पैसा इधर उधर जाता है तो उसको रोकने के लिए छापे मारे जाते हैं. इलेक्शन कमीशन ध्यान देता है इन चीजों पे, बट फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज करती है. तो ये हम में और तुम में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको हम होने ना दे, ये हम ना करें. ठीक है, तो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव इलेक्शन टिकट्स. भाई देखो यार, तुम ला किसी से पैसा लेकर वोट करोगे ना, क्या होगा, तुम तो पैसा लेकर वोट कर लोगे, पर क्या फिर तुम अगले 5 साल तक उसके पास जा नहीं सकते. सर मेरा एक काम है, वो बोलेगा ज्यादा बोल मत भाई, तूने पैसे लिए, फुकट नहीं लिया, मैंने तेरे को पैसे दिए. तो ये बात हो जाती है भाई. ठीक है, तो चलो, तो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन टिकट किसको देते हैं भाई, कुछ कुछ लोग ऐसे होते जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को. ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. पर इलेक्शन कमीशन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है इलेक्शन करने में, फ्री एनवायरनमेंट में. भाई तुम अगर ओसामा बिन लादेन को, अजमल कसाब जैसे लोगों को इलेक्शंस में टिकट दोगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो तो अच्छे से इलेक्शन थोड़ी करेंगे भाई. भाई तुम अगर एक राक्षस को टिकट दोगे तो वो तो राक्षसी वृत्ति वाला है, वो तो वैसे काम करेगा. तो भाई क्रिमिनल माइंडेड लोगों को नहीं देना है, क्योंकि हमें पता है वो उसका इस्तेमाल वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए करेंगे. तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रोकना है भाई, ये बहुत बड़ा काम है भारत में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. तो पहला है मिसयूज ऑफ मनी, दूसरा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, तीसरा है वायलेंस. भाई ये तो बहुत सुनने को मिलता है, मेरे एरिया में मिलता है भाई, तुम्हें क्या बोलूं मैं, आमच्या एरियात सापडते हैं. ठीक है, बीड़ में तुम्हें अभी कुछ ना कुछ होते रहता है. ठीक है, इलेक्शन के टाइम में तो हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं. ठीक है, तो इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. वायलेंस सिग्निफिकेंटली, द एक्सटेंट ऑफ वायलेंस हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज. भाई बढ़ गया है इलेक्शन के टाइम पे, वायलेंस बढ़ गया है. तुम वो साउथ की मूवीज देखते हो ना इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस वाली, वही होता है, वो रियल में होता है. वो उधर लिया भी रियल में कहीं ना कहीं हुआ होगा इसलिए लिया है. चलो तो आगे जाता है. तो चलो, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल द वायलेंस. बिल्कुल भाई, पॉलिटिकल पार्टीज का भी काम है भाई, अच्छा इलेक्शन होगा तो सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फिर क्या है भाई, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, अपना काबू, अपना कंट्रोल पॉलिटिक्स पे लगाने के लिए अपने लीडर्स क्या करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट्स देते हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने सिस्टर को, अपने भतीजे को, अपनी भतीजी को. रिलेशन वाले चालू है. एक बार उनके पापा आ गए तो पापा ने सबको लेके गए फिर इलेक्शन में. ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रैक्टिस हो रही है फैमिली मोनोपोली. एक ही फैमिली है, एक ही लोग है, अपनी फैमिली के लोग उसी हिस्से में चल रहे हैं, सालों साल वही चला रहे हैं. ये होता है. तो
पहला क्या था, मिसयूज ऑफ मनी, दूसरा था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तीसरा था वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, और चौथा था फैमिली मोनोपोली, टिकट्स गिवन ओनली टू फैमिली एंड रिलेटिव्स, ओके, टू मेंटेन इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है, चलो कुछ बदलाव लाए, कुछ रिफॉर्म्स लाए, कुछ चेंजेस लाए हमने, तो इलेक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई। तो फ्यूचर में डेमोक्रेसी भी इलेक्शंस पे ही है, हमारी डेमोक्रेसी फ्यूचर का इलेक्शंस के ऊपर है। इलेक्शंस अच्छे होंगे, रिलायबल होंगे, तो प्रोसेस क्या होगा, डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होती जाएगी। तो क्या है, तो हमें इंक्रीज करना है वुमेन का पार्टिसिपेशन। वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर रही है भाई, जितने मिनिस्टर्स देखते हो, जितने लोग देखते हो, मोस्टली पॉलिटिक्स में कौन देखते हो, मेन देखते हो, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन करना है भाई। 50% है उनका भारत में, दुनिया में, तो 50% उनका रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, जिससे वो भी पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में, वो भी अपने मुद्दे रखे। पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेचर शुड नॉट गिव टू पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेचर शुड नॉट गिव टू क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो पहला क्या है रिफॉर्म हमने लाया है, क्रिमिनल बैकग्राउंड को ना दे, तो स्ट्रिक्टली दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजंस गिवन बाय कोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट। तो कोर्ट में तुम जा सकते हो, कोर्ट जो बोलेगा उस इंसान को नहीं दे सकते हो। कोर्ट ने अगर किसी को सजा दिलाई है तो तुम मत दो उसे। एक इंसान प्रूव्ड है कि वो क्रिमिनल है, तो उसको क्यों दे रहे हो, ठीक है। फिर क्या है भाई, गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट टू इंश्योर पार्टीज विल नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी एंड मिसमैनेज ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शंस कैन बी स्टॉप। तो क्या है भाई, एक पार्टी है, एक पार्टी बहुत अमीर है, बहुत बड़ी है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो पैसा यूज करके क्या होगा, जो नई पार्टी आई छोटी है, उसका आवाज ही दब जाएगा भाई। ना बैनर्स है, ना इतनी मशीनरी है, ना पैसा है भाई। इलेक्शन करने के लिए पैसा लगता है ना, कोई भी इवेंट अगर तुम कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है, तो इवेंट कैसी होगी, लाउड होगी, सब लोग उसको ही देखेंगे, सुनेंगे। अगर तुम्हारे पास वो पैसा नहीं है तो क्या होगा, वो तो गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि इलेक्शन के एक्सपेंसेस ठीक से हो रहे कि नहीं। कोई पार्टी बहुत ज्यादा खर्च करे, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो ये उनका ठीक है। और फिर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये क्या है, इसमें सारी पूरी कुंडली है इलेक्शंस की। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, वोटर्स लिस्ट कैसे होनी चाहिए, पूरा जो भी तामझाम है हमारे संविधान में, ये है हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, पार्टीज का, कैंडिडेट्स का, इलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। तो इसको हमें अमेंड करना चाहिए, जिससे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग पार्टिसिपेट ना कर पाए इलेक्शन में। बिल्कुल ऐसा अमेंड करो कि भाई जिसके ऊपर वो बंद है, इलेक्शन नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, प्रूव्ड है। क्रिमिनल केस है भाई, सिविल केस ठीक है, मैं सोच सकता हूँ सिविल केस भाई हो जाता है कुछ ऊंच नीच की, ठीक है, बट क्रिमिनल केस डेंजर वाली, ये वाली केसेस जो बोलते हैं ना हम, एकदम हाई कैलिबर वाले, एकदम प्रॉपर क्रिमिनल है वो, प्योर क्रिमिनल, ठीक है, वो वाले केसेस, ठीक है। तो चलो, तो जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम, एक छोटा सा एक है चीज। पहले हम बैलेट बॉक्सेस यूज करते थे, क्या करते थे भाई, एक स्टैंप होता था, उसके ऊपर चिन्ह होते थे, आपको स्पेस स्टैंप लगाना, ठप्पा लगाना है, उसको क्लोज करना है, एक डब्बे में डाल देना है, फिर बाद में उसको काउंट करेंगे एक एक निकाल के। फिर क्या आया हमने, फिर ईवीएम आया। ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पे बटन होता है, यहाँ पे लाइट होता है, यहाँ पे नाम होते हैं सिंबल्स के साथ, आपको बटन दबाना है, टू आवाज आता है, आपका वोट हो गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1952-51 में हमने जो की थी डेमोक्रेसी की शुरुआत, जो पहले इलेक्शन थे, तो हमने वो किससे किए थे, बैलेट बॉक्सेस से किए थे, ठीक है। फिर हमने लाई ईवीएम मशीन्स, कब लाई, 1990s में। तो ईवीएम मशीन से बहुत सारी चीजें हमने सॉल्व कर दी, बहुत सारी चीजें अचीव कर दिया हमने, ठीक है। क्या अचीव कर दिया हमने अचीव कर दिया कि भाई वोटर्स को जो वोट करना है वो अपना ऑप्शन दबाए और वो वोट करे। इससे क्या हो गया भाई, इससे इजीली वोट काउंटिंग इजीली हो गया, पेपर को बचाया, हाँ चीजें ऐसी, ठीक है। तो क्या होता है देखो, मेनी ऑफ थिंग्स कुड बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ वोटिंग मशीन। भाई बिल्कुल बहुत सारी चीजें, एक ही टाइम पे इतने सारे लोग, इतने सारे मशीन रखेंगे, सबको टप 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 दबाओ, ठीक है एक ही दबा सकते हो, ठीक है, एक ही वोट कर सकते हो, ठीक है। चलो, दे कुड चूज एन ऑप्शन नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव क्या है, नोटा। अगर तुम्हारे पास ऐसी लिस्ट है कैंडिडेट्स की, ये मशीन है 1 2 3 4, राम श्याम घनश्याम, ठीक है, ये लोग है, आपको इसमें से कोई पसंद नहीं आया, आप नीचे एक रहेगा नोटा, नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं, जैसे आंसर्स में होता है, आप उसको टिक करो, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। तो इट हैज बिकम इजी फॉर डिसेबल्ड। भाई बिल्कुल, वोटर से ये स्टैम्प करना, उसको घड़ी करना, डालना, उससे अच्छा एक बटन दबाना, ये दिव्यांग जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर क्या हुआ, रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर पेपर। बिल्कुल, पेपर नहीं है तो क्या, अभी पेपर नहीं सर, अब मशीन है, ये मशीन चलती रहेगी। पेपर क्या है सर, पेपर कितना लगेगा भाई, 150 करोड़ लोग हैं भारत की आबादी, वोटिंग कम है, वोटर्स कम है, बट फिर भी बहुत सारा पेपर लगेगा। एंड फिर क्या है, हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड आल्सो मेड पॉसिबल फॉर अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ वोट।
बिल्कुल इजीली काउंटिंग हो जाएगी वोट की, तो क्या हो जाएगा, हम जल्दी डिक्लेयर कर पाएंगे वोट, नहीं तो क्या भाई टाइम लगता जाएगा, टाइम लगता जाएगा। ठीक है, चलो जनरल, अभी ये इतना समझ लो कि इलेक्शन के प्रकार क्या है। तो पहला है जनरल इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन होता है हर 5 साल में, उसको बोलते हैं हम जनरल इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन क्या है, अगर एक गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी लूज करता है बिफोर इसका टर्म खत्म, टर्म कितना है 5 साल का, वो खत्म होने के पहले पार्लियामेंट में वो मेजोरिटी उसकी चली जाती है। और अगर नहीं तो फिर अगर पार्टीज, कोalition पार्टीज, जो 4-5 पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, वो अपना सपोर्ट निकाल लेती है गवर्नमेंट से, ठीक है, जिससे उनकी मेजोरिटी चली जाती है और कोई भी अल्टरनेट गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। तो इलेक्शंस टर्म कंप्लीट होने के पहले ही किए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम मिड टर्म इलेक्शंस। खत्म। बाय इलेक्शंस क्या है, अगर एक रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा का, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक मतदार संघ है वहां का रिप्रेजेंटेटिव, विधानसभा, लोकसभा का, और या ग्राम पंचायत का, वो अगर रिजाइन करता है या उसकी डेथ हो जाती है और वो सीट क्या हो जाती है, खाली वैकेंट हो जाती है, तो वहां पे हम उस वैकेंट सीट पे इलेक्शंस करते हैं और उस इलेक्शंस को बोला जाता है बाय इलेक्शंस। डन 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 डन, वी आर डन दिस चैप्टर स्पीडीली। ये इतना कर लो भाई, ये पूरा चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड है। ये सारी चीजें जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, जो मैंने चाहिए, दीज आर द की वर्ड्स, इससे पूरा सार समझ में आ जाएगा। इतना ये वीडियो देख लो, ये कीवर्ड्स देख लो, रिवीजन नोट्स में बना लो, एग्जाम के पहले पढ़ के जाना, मुझे आके बोलना सर नहीं समझा। फिर अभी सिर्फ बचता क्या है, इसको और शार्प करने के लिए एक ही चीज बचती है, वो है PYQ। और हम ला रहे तुम्हारे लिए, मैं ला रहा हूं भाई SST के PYQs। एवरीडे हम मैराथन्स ले रहे हैं। ट्यून इन टू आवर चैनल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मुझे कमेंट में बताओ, बताओगे नहीं तो समझेगा नहीं भाई, बताओ। सो सी या, टेक केयर, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, वी आर हियर विथ यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय, गुड नाइट। ठीक है, चलो।